हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 इतिहास विषय के अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। हमारे इतिहास विषय की सीरीज में हमने अध्याय 1 और 2 साथ ही साथ विज्ञान विषय की क्लासेस भी चल रही है और आपकी भूगोल विषय की क्लासेस भी चल रही है। तो इतिहास विषय की महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की सीरीज में आज हम अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। दिया गया है, आधुनिक काल से पहले विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले मार्ग थे। आधुनिक काल से पहले विश्व के विभिन्न देशों के बीच में व्यापार की दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से संपर्क स्थापित करने वाले जो मार्ग थे वो किस नाम से जाने जाते थे? तो उन्हें कहते थे रेशम मार्ग। प्रश्न संख्या 2 है, सन 1890 में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? कब? 1890 के अंदर अफ्रीका में पशुओं के अंदर कौन सी घातक बीमारी फैली थी? तो उसका नाम था रीडर पेस्ट। क्या नाम था? रीडर पेस्ट। तीसरा प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? तो अनुबंधित जो व्यवस्था थी जहां पर कुछ समय के लिए लोगों को किराए पर लिया जाता था, यानी उसके बदले उन्हें कुछ राशि दी जाती थी और उतने समय के लिए उन्हें वहां पर काम करना पड़ता था। तो वो कौन सी प्रथा थी? वो थी नई दास प्रथा। अगला प्रश्न है, विश्वव्यापी प्रश्न संख्या 4 है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई। तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो मंदी की शुरुआत हुई थी वो हुई थी सन 1829 में, सन 1929 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर पड़ा। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जिसकी शुरुआत सन 1929 में हुई थी, उसका सबसे बुरा असर कहां पर पड़ा? तो वो पड़ा आपका अमेरिका पर। अगला है, 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? 18वीं शताब्दी के अंत में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा जो सेंटर पॉइंट था, जो केंद्र था, वो था आपका यूरोप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींचकर आपस में बांट लिया? 1885 में यूरोप के ताकतवर देशों ने मिलकर किस महाद्वीप को नक्शे पर लकीरें खींच के आपस में बांट लिया था? तो वो था आपका अफ्रीका महाद्वीप। प्रश्न संख्या 8 है, भारत से विदेशों में लाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? भारत से विदेशों में ले जाए जाने वाले, जो भारत से विदेशों में लेकर जाते थे, उन अनुबंधित श्रमिकों को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था गिरमिटिया मजदूर। और इस व्यवस्था या जो ये प्रणाली थी उसको क्या कहते थे? नई दास प्रथा कहते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था पर सहमति बनी थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था पर सहमति कब बनी थी? तो वो बनी थी जुलाई 1944 में। कब बनी थी? जुलाई 1944 में। अगला प्रश्न है, G77 में कौन से देश संगठित है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि G77 के अंदर कौन से देश संगठित है? तो सारे जो विकासशील देश हैं वो G77 के अंदर संगठित है। ठीक है, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, आधुनिक काल से पूर्व दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण खाली जगह है। तो वो कौन है? वो है आपका रेशम मार्ग। ठीक है, रेशम मार्ग कह लो या कह लो आपका सिल्क मार्ग, दोनों ही बात एक है। अगला है, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग खाली जगह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। यानी लगभग कितने लोग? 5 करोड़ लोग। कितने लोग? लगभग यूरोप के 5 करोड़ जो लोग हैं वो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। अगला, खाली जगह का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाजों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई। तो जो मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाजों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी की मजदूरों की अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने खाली जगह का नाम दिया। किसका नाम दिया था? नई दास प्रथा का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? नई दास प्रथा का।
अगला, खाली जगह वर्ष में विश्वव्यापी महामंदी अपने चरम पर थी। तो सन 1931 के अंदर विश्वव्यापी जो मंदी थी वो अपने चरम अवस्था पर थी। तो ये थे आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अति लघुरात्मक प्रश्न। कैसे प्रश्न? अति लघुरात्मक प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कौन से दो गुटों के बीच लड़ा गया था? प्रथम विश्व युद्ध कौन से दो गुटों के बीच में लड़ा गया था? तो इसका उत्तर होगा कि प्रथम जो विश्व युद्ध है वो मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों के बीच में लड़ा गया था। किनके बीच में? मित्र राष्ट्रों और धुरी शक्तियों के बीच में लड़ा गया था। दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, प्रथम विश्व युद्ध के दोनों गुटों में कौन कौन से देश शामिल थे? अब मित्र राष्ट्र और धुरी शक्ति के अंदर कौन कौन से देश शामिल थे वो बताना है। तो देखें, मित्र राष्ट्रों में आपका ब्रिटेन हो गया। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। किसमें? मित्र राष्ट्रों में 3 देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। जबकि धुरी शक्तियों के अंदर कौन कौन से देश थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्क। ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ओटोमन तुर्क, ये थे आपके धुरी शक्तियों के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3, 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या अर्थ है? 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ है कि संसार के जो देश हैं वो एक दूसरे के निकट आने लगे थे तथा वे परस्पर क्या हो गए थे? एक दूसरे पर निर्भर हो गए थे। तो इससे ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी दुनिया क्या होने लगी हो? सिकुड़ने लगी हो। अगला है प्रश्न संख्या 4, 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास कौन कौन से पदार्थ नहीं थे? आज से 500 वर्ष पूर्व हमारे जो पूर्वज थे उनके पास कौन कौन से पदार्थ नहीं थे? तो उनके पास आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, मिर्च, शकरकंद आदि जैसी चीजें आज से 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास उपलब्ध नहीं थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5, 19वीं शताब्दी में यूरोप में लोग किन महाद्वीपों में जाकर बसे? 19वीं शताब्दी में यूरोप से जो लोग हैं वो जाकर कहां पर बसे? तो वो बसे थे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। यानी 19वीं शताब्दी में यूरोप से लोग पलायन करके अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाकर बसने लगे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया को आर्थिक महामंदी का क्या करना पड़ा? आर्थिक महामंदी के संकट का सामना करना पड़ा था। प्रश्न संख्या 7, यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के बंटवारे के लिए कहां बैठक आयोजित की थी और कब की थी? जो यूरोपीय देश थे उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के बंटवारे के लिए जो मीटिंग बुलाई थी, जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो बैठक की थी, वो कब की थी और कहां की थी? तो वो की थी बर्लिन के अंदर। ठीक है, कब? 1885 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इंग्लैंड ट्रांसवाल पर क्यों आधिपत्य स्थापित करना चाहता था? जो इंग्लैंड है वो ट्रांसवाल पर अपना आधिपत्य यानी अधिकार क्यों स्थापित करना चाहता था? क्योंकि ट्रांसवाल में सोना बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता था। जो ट्रांसवाल नामक जगह है वहां पर सोना बहुत पाया जाता था, इस वजह से इंग्लैंड अपना जो कब्जा है वो उस पर करना चाहता था। अगला है प्रश्न संख्या 9, भारत से विदेशों में निर्यात की जाने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। भारत से विदेशों में निर्यात यानी बेची जाने वाली 2 वस्तुओं के नाम, तो वो थे कपास और नील। ठीक है, अगला प्रश्न है आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब से हुई? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई थी 1929 से और ये अपनी चरम अवस्था में कब थी? सन 1931 में। प्रश्न संख्या 11 है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी? द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाली धुरी शक्तियां कौन कौन सी थी? तो वो थी जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, कौन कौन सी थी? जर्मनी, जापान और इटली। अगर बात करें प्रथम विश्व युद्ध की तो वो कब से हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किन 2 महाशक्तियों का उदय हुआ? जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद किन 2 महाशक्तियों का उदय हुआ? तो वो थे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अगला है प्रश्न संख्या 13, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि ब्रेटन वुड्स संस्थान किसे कहा जाता है? ब्रेटन वुड्स संस्थान किसे कहा जाता है? तो विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को, विश्व बैंक तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या 14, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में सहायक तत्वों का उल्लेख कीजिए। भूमंडलीकृत विश्व यानी पूरे विश्व का एक बनना, ठीक है, एक
पृथ्वी बनना एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा बन जाना जैसे, यानी पूरा जो वर्ल्ड है वो बिल्कुल समेट सा गया है, इसके लिए जो सहायक तत्व है उनका उल्लेख करना है। तो वो है आपका एक तो व्यापार, ठीक है। दूसरा, काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते लोग। तीसरा, पूंजी और अनेक वस्तुओं की वैश्विक आवाजाही, ठीक है। पूंजी और अनेक वस्तुओं की वैश्विक आवाजाही, यानी एक तो व्यापार है जिसकी वजह से पूरी दुनिया ऐसे लग रही है मानो एक समेट सी गई है। दूसरा, काम की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, इसलिए आजकल पूरी दुनिया के हर कोने में आपको प्रत्येक देश स्थान से कोई ना कोई व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। और तीसरा है पूंजी, यानी वही धनमाल और अनेक वस्तुओं की वैश्विक आवाजाही, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान। इससे ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी दुनिया क्या हो गई है, सिकुड़ती हुई जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेशम मार्ग से क्या अभिप्राय है? रेशम मार्ग से क्या मतलब है? तो आधुनिक काल से पहले जिन मार्गों से चीनी और रेशम, आधुनिक काल से पहले जिन मार्गों से होकर चीनी और रेशम पश्चिम के देशों में भेजा जाता था उन्हें रेशम मार्ग कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक काल से पहले जिन रास्तों से होकर चीनी और रेशम को दुनिया के पश्चिमी जो देश हैं, ठीक है, या जो यूरोपीय देश हैं वहां पर भेजा जाता था, उन मार्गों को कहा जाता है रेशम मार्ग। प्रश्न संख्या 16 है, रेशम मार्ग किन किन क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे? जो रेशम मार्ग है वो किन किन क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे? तो जो सिल्क मार्ग या जो रेशम मार्ग है वो एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे, साथ ही साथ ये एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। यानी पहला तो ये एशिया को, ठीक है, जो एशिया के विशाल क्षेत्र हैं उनको एक दूसरे से जोड़ते थे, और दूसरा ये एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते थे। कौन? रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, यूरोप के किस देश में आलू का भीषण अकाल पड़ा और कब पड़ा? तो सन 1845 से लेकर 1849 के बीच आयरलैंड में आलू का भीषण अकाल पड़ा था। प्रश्न संख्या 18 है, किन कारणों से यूरोप के देशों में बड़ी संख्या में लोग अमेरिका पहुंचे? किन कारणों से यूरोप के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में अमेरिका पहुंचे? तो इसका कारण क्या था? पहला कारण था सोना और चांदी को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, यूरोप में हो रहे धार्मिक अत्याचारों से बचने के लिए। और तीसरा, कृषि कार्य करने के लिए वो यूरोप को छोड़कर कहां चले? अमेरिका की ओर चलने पड़े थे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में मुख्यतः कितने प्रकार के प्रवाह है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में मुख्यतः कितने प्रकार के प्रवाह है? तो कितने प्रकार के दिए हुए हैं उसमें? 3 प्रकार के। पहला व्यापार का प्रवाह, दूसरा श्रम का प्रवाह और तीसरा पूंजी का प्रवाह, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉर्न लॉ क्या था? तो ब्रिटिश सरकार ने जिन कानूनों के सहारे मक्का के आयात पर पाबंदी लगाती थी उन्हें कहते हैं कॉर्न लॉ। ब्रिटिश सरकार ने जिन कानूनों की मदद से मक्का के आयात पर, यानी मक्का को खरीदने पर क्या लगा रखी थी? रोक लगा रखी थी, पाबंदी लगा रखी थी, उस नियमों को कहते हैं कॉर्न लॉ। अगला है, कैनाल कॉलोनी से आप क्या समझते हैं? कैनाल कॉलोनी से आप क्या समझते हैं? तो ब्रिटिश काल में नई नहरों की सिंचाई करने वाले क्षेत्रों में पंजाब में अन्य स्थान के लोगों की बस्तियों को कैलोन कॉलोनी कहा जाता था। अंग्रेजी शासन के दौरान जो नहरें थी उन नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अंदर जो अन्य स्थान के लोगों की जो बस्तियां आकर बसी थी उन्हें कहते हैं कैनाल कॉलोनी, ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 22, रीडर पेस्ट के बारे में आप क्या जानते हैं? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा गया है। तो रीडर पेस्ट क्या था? अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप में 1890 के दशक में रीडर पेस्ट नामक बीमारी पशुओं के अंदर फैल गई थी और इससे अफ्रीका में लगभग 90% पशु मौत के मुंह में चले गए थे। तो इस भीषण महामारी का जो नाम था वो था रीडर पेस्ट। अगला है, हौसे से आप क्या समझते हैं? प्रश्न संख्या 23 है, हौसे से आप क्या समझते हैं? तो त्रिनाद में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप दिया गया था। त्रिनाद, ठीक है, त्रिनाद के मुहर्रम के वार्षिक जो जुलूस था उसको एक विशाल उत्सव मेले का रूप दिया गया था और इस मेले को क्या कहा जाता है? हौसे कहा जाता है। प्रश्न संख्या 24 है, चटनी म्यूजिक कहां का प्रसिद्ध था? तो त्रिनाद और गुयाना में चटनी जो म्यूजिक है वो बहुत ही प्रसिद्ध था। कहां पर? त्रिनाद और गुयाना में। अगला प्रश्न है, शिकारपुरी सराफ तथा नट्टू कोटी चेटियार कौन थे? शिकारीपुरी सराफ तथा नट्टू कोटी चेटियार कौन थे? तो शिकारीपुरी सराफ तथा नट्टू कोटई चेट्टियार
विदेशों में भारतीय उद्यमी थे, यानी कि भारत के जो बिजनेसमैन थे वो थे। ये मध्य तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में निर्यातोन्मुखी खेती के लिए क्या करते थे, ऋण देते थे। और ये दुनिया के अलग अलग भागों में मध्य और लगभग दक्षिणी पूर्वी एशिया में खेती के लिए क्या करते थे, लोन देने का काम करते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंचा था? तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो गलती से अमेरिका महाद्वीप के अंदर पहुंचा था। प्रश्न संख्या 27, हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन की पद्धति अपनाई। कौन सी? असेंबली लाइन की पद्धति अपनाई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, हायर परचेज व्यवस्था क्या थी? तो इस प्रकार की व्यवस्था में जो अमेरिकी लोग हैं वो कार आदि चीजें कर्जे पर खरीदते थे तथा उनका मूल्य किस्तों के अंदर चुकाते थे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो थी हायर परचेज। प्रश्न संख्या 29 है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी से आप क्या समझते हैं? विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी से आप क्या समझते हैं? तो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा, यानी लगभग 1935 तक बना रहा। ठीक है, और ये अपनी चरम अवस्था में कब थी? 1931 में। प्रश्न संख्या 30 है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के फलस्वरूप 1928 से 1934 के बीच भारत के आयात निर्यात घटकर लगभग क्या हो गए थे? आधे हो गए थे। इस महामंदी की वजह से भारत का निर्यात और जो आयात था वो घटकर लगभग आधा हो गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, विश्व बैंक की स्थापना कब और क्यों की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब और क्यों की गई? तो युद्धोत्तर यानी युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु 1947 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है वो आप मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए धन की व्यवस्था करने हेतु 1947 में विश्व बैंक की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। प्रश्न संख्या 32 है, ब्रेटन वुड व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? ठीक है, ब्रेटन वुड्स व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास, युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? ब्रेटन वुड व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 33, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान से क्या अभिप्राय है? ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान, अब जो ब्रेटन वुड्स हैं वो काम क्या करती है? वो युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक व्यवस्था है उसको संभालने का काम करती है और इसके लिए दो संस्था बनी हुई है, एक विश्व बैंक और एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इनको ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है क्योंकि ये आर्थिक व्यवस्था को सही करने का काम करती है। अतः विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, उस तकनीक का नाम बताइए जिससे शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता है। तो वो है जहाजों के अंदर रेफ्रिजरेशन की तकनीक, जिसकी वजह से ऐसी चीजें जो शीघ्र ही खराब हो जाती है उनको भी लंबी यात्राओं पर यानी लंबे समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सकता था। अगला है प्रश्न संख्या 35, अधिकांश अफ्रीकी देशों की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर जैसी क्यों है? प्रश्न है कि ज्यादातर जो अफ्रीकी देश हैं उनकी जो बाउंड्री है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन की तरह क्यों है? तो क्योंकि यूरोप के ताकतवर देशों ने 1885 में बर्लिन में एक बैठक में अफ्रीका के नक्शे पर लकीरें खींचकर उन्हें आपस में बांट लिया था। इस वजह से ज्यादातर जो अफ्रीकी देश हैं उनकी बाउंड्री एकदम सीधी रेखा के रूप में लगती है। अगला है प्रश्न संख्या 36, स्पेनियों द्वारा अमेरिका की विजय में कौन सा तत्व सबसे अधिक सहायक सिद्ध हुआ? स्पेनियों के द्वारा अमेरिका पर जो विजय हासिल की गई थी उसमें सबसे अधिक जो तत्व था वो कौन सा सहायक सिद्ध हुआ था? तो स्पेनिश सैनिकों के साथ चेचक के कीटाणु अमेरिका जा पहुंचे। स्पेनिश जो सैनिक थे उनके साथ जो चेचक के कीटाणु हैं वो अमेरिका जा पहुंचे, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर अमेरिकी लोग मारे गए और इससे स्पेन का अमेरिका पर क्या हो गया? आसानी से अधिकार हो गया था। प्रश्न संख्या 37 है, अफ्रीका में अपने उपनिवेश स्थापित करने वाले 4 प्रमुख देशों के नाम। तो अफ्रीका के अंदर अपने उपनिवेश यानी अधिकार क्षेत्र वाले 4 देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय अनुबंधित श्रमिक को मुख्य रूप से किन देशों में ले जाया जाता था? जो भारतीय गिरमिटिया मजदूर थे उनको
मुख्यतः विश्व के कौन से देशों के अंदर ले जाया जाता था। तो वो देश कौन कौन से थे, जिसमें कैरिबियन द्वीप समूह यानी कि त्रिनिदाद, गुयाना और सूरीनाम, साथ ही साथ मॉरिशस और फिजी, इन देशों के अंदर भारतीय मजदूरों को किराया पर यानी गिरमिटिया मजदूर के रूप में मजदूरी करने हेतु लेकर जाया जाता था। प्रश्न संख्या 39 है, 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। तो 1920 के दशक की अमेरिकी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी बृहत उत्पादन। ठीक है, बृहत उत्पादन के चयन की व्यवस्था, यानी उस समय अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा उत्पादन किया जा रहा था, उस पर जोर दिया जा रहा था। अगला है प्रश्न संख्या 40, हेनरी फोर्ड कौन थे। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हेनरी फोर्ड अमेरिका के एक प्रसिद्ध उद्योगपति तथा क्या थे, कार निर्माता थे। वह अमेरिका के बृहत उत्पादन के क्या थे, विख्यात प्रेरणाता थे। अमेरिका के अंदर जो बृहत उत्पादन की जो परंपरा चली थी, उसके जो प्रेरणा थे, कौन थे, प्रणेता थे, वो थे आपके जो लीडर थे, वो थे आपके हेनरी फोर्ड। प्रश्न संख्या 41, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस देश पर पड़ा। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा प्रभाव पड़े था अमेरिका पर। प्रश्न संख्या 42 है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के अमेरिका पर पड़े दो प्रभाव बताने हैं। अमेरिका में क्या प्रभाव पड़े। तो पहला, अमेरिका के हजारों बैंक क्या हो गए, दिवालिया हो गए और बंद कर दिए गए। और दूसरा, व्यापार धंधा चौपट हो गया और बेरोजगारी हद से ज्यादा फैल गई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 43, G77 से क्या अभिप्राय है। तो जितने भी विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों ने एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समूह का गठन किया। जो विकासशील देश हैं, इन्होंने एक नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली को स्थापित करने के लिए, डेवलप करने के लिए एक समूह का गठन किया, जिसे G77 कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया और कब किया गया। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन, तो यह सम्मेलन आयोजित किया गया था अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर। और कब किया गया था, जुलाई 1944 में। ठीक है। अगला है वीटो क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीटो निषेधाधिकार क्या है। तो वीटो वह अधिभार है जिसके सहारे एक सदस्य की भी असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। यानी ये एक ऐसी व्यवस्था थी या एक ऐसा अधिनियम था जिसमें अगर कोई भी एक भी सदस्य अगर राजी नहीं है, वो अगर असहमत है किसी भी बात को लेकर, तो कोई भी प्रस्ताव क्या हो सकता था, खारिज हो सकता था। अगला है आयात शुल्क किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है आयात शुल्क किसे कहते हैं। तो किसी दूसरे देश में जाने वाली वस्तु पर वसूल किए जाने वाला जो शुल्क है वो क्या कहलाता है, वो आपका आयात शुल्क कहलाता है। ठीक है। अगला है प्रश्न संख्या 47, युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो युद्ध के बाद जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था थी, उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा आर्थिक स्थिति को सही बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न किए जाए। ठीक है। आगे बात करते हैं लघुरात्मक प्रश्न टाइप 1 यानी प्रकार 1, जिसमें छोटे छोटे प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में कौन से तत्वों का एक लंबा इतिहास रहा है। भूमंडलीकृत विश्व के बनने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें कौन से तत्वों का एक लंबा इतिहास रहा है। तो वो तत्व कौन कौन से हैं, वो है, पहला है व्यापार। ठीक है। दूसरा है काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हुए लोग। और तीसरा है पूंजी और बहुत सारी चीजों की वैश्विक आवाजाही। ये वो 3 प्रमुख कारक या तत्व है जिसकी वजह से धीरे धीरे भूमंडलीकृत विश्व का निर्माण हुआ है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2, हमारे खाद्य पदार्थ दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के कई उदाहरण पेश करते हैं। व्याख्या कीजिए। यानी हमारे जो खाद्य पदार्थ है वो विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है उसमें महत्वपूर्ण अपना योगदान अदा करते हैं। आपको बताना है कैसे। तो व्यापारी और यात्री किसी नए देश में पहुंचने पर जाने अनजाने वहां नई फसलों के बीज बो देते थे। ठीक है। व्यापारी और जो यात्री लोग हैं वो जब एक देश से दूसरे देश में पहुंचते थे तो वहां जाने अनजाने वो नई नई फसलों के बीज बो देते थे। उदाहरण के लिए बात करें नूडल्स, तो नूडल्स चीन से पश्चिमी देशों में पहुंचे और पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में कहां पर पहुंचा, सिचिली पहुंचा। ठीक इसी तरह आलू, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का आदि अमेरिका से यूरोप और बाद में एशिया के देशों में पहुंचे हैं। तो इस तरह जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं
उन्होंने विभिन्न देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को क्या किया है, एक नई दिशा प्रदान की है। अगला प्रश्न है 1840 के दशक में 1840 के दशक में आयरलैंड के अंदर पड़े आलू के अकाल का वर्णन कीजिए। तो सन 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में आलू की फसल खराब होने से वहां आलू का अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से आयरलैंड के लगभग 10 लाख लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए। इससे 2 गुने लोग रोजगार की तलाश में घर बार छोड़कर दूसरे क्षेत्रों के अंदर चले गए थे। तो इस तरह सन 1845 से 1849 के बीच में आयरलैंड के अंदर आलू की फसल खराब होने से वहां पर आलू की कमी होगी और जिसकी वजह से वहां पर भूखमरी के कारण लगभग 10 लाख लोग मर गए और ज्यादातर लोग पलायन करके दूसरे देशों के अंदर चले गए। प्रश्न संख्या 4, अमेरिका में विश्व के विभिन्न देशों से लोगों के आने का कारण क्या था? अमेरिका के अंदर विश्व के विभिन्न देशों से लोग आकर बस रहे थे। ठीक है, आकर बस रहे थे, इसके पीछे वजह क्या थी? तो पहला कारण था कि 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूखमरी फैली हुई थी। दूसरा, यूरोपीय देशों के शहरों में इतनी भीड़ थी कि क्या थी, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक भीड़ थी और वहां अनेक बीमारियां फैल चुकी थी। तो लोग अपने जीवन को बचाने हेतु वहां से पलायन करके अमेरिका में आकर बसने लगे थे। दूसरा, यूरोप में हो रहे धार्मिक अत्याचारों से बचने के लिए हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका गए। और चौथा, कृषि कार्य के लिए अफ्रीका से गुलामों को पकड़कर अमेरिका लाया गया था। तो ये 4 प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से या विभिन्न देशों से लोग आकर क्या कर रहे थे, बस रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत के साथ ब्रिटेन सदैव व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था, व्याख्या कीजिए। भारत के साथ जो ब्रिटेन है वो सदैव व्यापार अधिशेष की अवस्था में रहता था, इसका व्याख्या करनी है, इसका मतलब क्या था? तो भारत के साथ ब्रिटेन सदैव व्यापार अधिशेष की व्यवस्था में रहता था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन से भारत भेजे जाने वाले माल की कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ही अधिक होती थी। ठीक है, यानी भारत से जो माल ब्रिटेन जा रहा था उसकी तुलना में ब्रिटेन से जो माल भारत आ रहा था उसकी कीमत उस भारतीय माल की तुलना में बहुत ही ज्यादा था। इसका अभिप्राय यह है कि परस्पर व्यापार में सदैव ब्रिटेन को ही क्या रहता था, लाभ रहता था और इसी वजह से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार की स्थिति में सदैव जो ब्रिटेन है वो फायदे के अंदर रहता था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 1920 के दशक में अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था, व्याख्या कीजिए। 1920 के अंदर या उसके दशक के अंदर जो अमेरिका है वो संपन्नता यानी विकसित देशों की ओर बढ़ रहा था। ठीक है, विकासशील से विकसित देशों की सीरीज की ओर बढ़ रहा था। इसका कारण क्या था वो आपको व्याख्या करनी है कि ऐसे कौन से कारण थे जिसकी वजह से अमेरिका विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ रहा था। तो 1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो चुका था। किसकी वजह से? आवास और निर्माण क्षेत्र में आई उछलता की वजह से। मकानों के निर्माण और घरेलू आवश्यकता की वस्तुओं में निवेश से रोजगार और मांग में क्या होती थी, वृद्धि होती थी तथा उपभोग भी बढ़ता था और बढ़ते हुए उपभोग के लिए और अधिक निवेश की आवश्यकता थी और इस वजह से धीरे धीरे अमेरिका विकासशील स्थिति से विकसित देशों की स्थिति की ओर क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, ये भी इंपॉर्टेंट है। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या आशय था? नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से क्या आशय था? तो नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उनका अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर वास्तविक अर्थों में नियंत्रण मिल सके, जिसमें उन्हें विकास के लिए अधिक सहायता मिल सके, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार सामानों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए उचित पहुंच मिले। ठीक है, यही व्यवस्था थी नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली, यानी अपने जो संसाधन है उन पर ज्यादा से ज्यादा उनका कंट्रोल हो। ठीक है, उन्हें अपने विकास के लिए यूज किया जा सके, अपने विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा सहायता मिले, अपने देश का जो कच्चा माल है उस कच्चे माल को सही दाम मिले और उसको विदेशों के बाजारों में बेचने पर उसकी कीमत भी सही मिले। यही थी आपकी नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली। प्रश्न संख्या 8 है, स्पेनिश सैनिकों ने किस साधन के बल पर अमेरिका पर विजय प्राप्त की थी? जो स्पेनिश सैनिक थे उन्होंने किस हथियार के बल पर या किस साधन के बल पर अमेरिका पर विजय प्राप्त की थी? तो स्पेन के सैनिकों के साथ अमेरिका में चेचक के कीटाणु भी पहुंच गए। अमेरिकी लोगों में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। परिणाम स्वरूप चेचक की जो महामारी है वो फैलने से बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी लोग मारे गए
और इस वजह से अमेरिका पर स्पेन का अधिकार हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैनाल कॉलोनी से क्या अभिप्राय है? तो पंजाब में ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती जमीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके, और नई नहरों की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पंजाब के अंदर अन्य स्थानों से लोगों को लाकर बसाया गया। तो जो बाहर से आए लोगों की जो ये बस्तियां थी, उन बस्तियों को कहा गया कैनाल कॉलोनी। ठीक है, अगला है रीडर पेस्ट बीमारी से अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा? रीडर पेस्ट जो महामारी फैली थी पशुओं के अंदर, उससे अफ्रीका पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सन 1890 के दशक में अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक बीमारी फैल गई। मवेशियों में प्लेग की भांति फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। इस बीमारी से अफ्रीका के लगभग 90% पशु क्या हो गए? मारे गए। पशुओं के मर जाने से अफ्रीकी लोगों के रोजी रोटी के जो साधन थे वो क्या हो गए? समाप्त हो गए, और अफ्रीका की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह चरमरा गई। अगला है प्रश्न संख्या 11। ब्रिटेन के व्यापार से प्राप्त होने वाली अधिशेष से किन होम चार्जेस का निपटारा होता था? ब्रिटेन के व्यापार से प्राप्त होने वाला जो अधिशेष है, जो लाभ प्राप्त होता था, उससे किन होम चार्जेस का निपटारा होता था? तो ब्रिटेन के व्यापार से प्राप्त होने वाले अधिशेष से होम चार्जेस का निपटारा होता था, जिसके तहत ब्रिटिश अधिकारियों और व्यापारियों द्वारा अपने घर में भेजी गई राशि, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन शामिल थी। ये जो व्यवस्था होती थी वो कहां से होती थी? जो भारतीयों को, जो ब्रिटिश को भारत के अंदर व्यापार से जो लाभ प्राप्त होता था, उस लाभ से, ठीक है, जो ब्रिटिश उद्योगपति या जो व्यापारी थे वो अपने घर पर राशियां भेजते थे। ठीक है, भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज दिया जाता था, और जो भारत में काम कर चुके ब्रिटिश अधिकारी थे उनको पेंशन इसी लाभ से प्राप्त होती थी। प्रश्न संख्या 12। प्रथम विश्व युद्ध किन दो खेमों के बीच लड़ा गया था? इन खेमों में कौन कौन से देश शामिल थे और यह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो प्रथम विश्व युद्ध के अंदर दो खेमे थे, एक मित्र राष्ट्र और एक केंद्रीय शक्तियां। ठीक है, अब मित्र राष्ट्र के अंदर कौन कौन से देश थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। और केंद्रीय शक्तियों में कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की, ये शामिल थे धुरी राष्ट्र के अंदर। और यह युद्ध कितने साल चला? 4 साल। कब से कब तक? 1914 से लेकर लगभग 1918 तक। ठीक है, यह था आपका प्रथम विश्व युद्ध। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 13। असेंबली लाइन क्या थी? असेंबली लाइन क्या थी? तो अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति और कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने कारों के उत्पादन के लिए जिस पद्धति को अपनाया उसे कहते हैं असेंबली लाइन। असेंबली लाइन पर मजदूरों को एक ही काम, जैसे कार के किसी विशेष पुर्जे को लगाते रहना, मशीनी ढंग से बार बार करते रहना होता था। ठीक है, इसके अंदर होता क्या था कि जो मजदूर है उसको एक ही काम पर लगा दिया जाता था और उसी काम को बार बार मशीनी ढंग से करते रहना था। इस पद्धति में हर 3 मिनट में एक कार तैयार हो जाती थी। ये थी आपकी असेंबली लाइन व्यवस्था। प्रश्न संख्या 14। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो सन 1928 से 1934 के बीच भारत के आयात और निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। कच्चे पटसन की कीमतों में भारी गिरावट से किसानों की दशा दयनीय हो गई। वे कर्ज के अंदर डूब गए और उनके लिए जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने लगभग 60 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है, और बाकी जो प्रश्न ले रहे हैं लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न, उनको हम पार्ट 2 के अंदर कवर करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में हमने जितने भी प्रश्न डिस्कस किए हैं वो सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे और आपके आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।